नमस्कार दोस्तों, भाषा IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उसे चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए थे। अगर आप हर एक पॉइंट से हमेशा जुड़े रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आगे आने वाली क्लासेस आपके लिए और भी आसान होते हुए चली जाएगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं सीमांत स्थायी सुविधा, और इसके लिए एक ही चीज़ आपको करना होगा, सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं क्या होता है सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये अवधारणा आई थी 2011 में, इस पर तो स्टार लगा ही दीजिए। होता क्या है, ये एक ऐसा दर होता है जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक जो बैंक होता है, ओके, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ये रात भर के लिए RBI से अपने कुल जमा का, ओके, 1% जो होता है ऋण के रूप में लेते हैं। ये जो भी इनके पास जमा होता है, अब इसके लिए वो गिरवी के रूप में वो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, उसे ध्यान से समझिएगा। वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR जो बैंकों को अपने पास ही रखना होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, देख लीजिएगा वहां जाकर के। तो उसको RBI को गिरवी पे दे देंगे और उसके बदले 1% जो उनका टोटल जमा है वाणिज्यिक बैंकों का, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का, वो उनका कुल जमा का 1% RBI से उधार के रूप में ले लेंगे, ओके। और ये केवल रात भर के लिए होगा। अब आपके दिमाग में आएगा आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। तो क्या होता है, हर दिन तो स्थिति ठीक तो रह नहीं सकती है, कभी कभी क्या हो जाता है, काफी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा होता है। तो ऐसी जब विकट स्थिति आ जाती है, वाणिज्यिक बैंकों के पास रुपए की कमी आ जाती है, तो इस कंडीशन में वो तुरंत हाथ फैलाते हैं RBI के पास और उनसे कहते हैं, प्रभु हमको बस रात भर के लिए रुपया दे दीजिए ताकि हम अपने जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, जो हमारी इकोनॉमी जो बिगड़ गई है, उसको हम सुधार सकें। बस ये था सिंपल वर्ड में सीमांत स्थायी सुविधा, यानी कि जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से अपने शुद्ध जमा का 1% रात भर के लिए, ओवरनाइट जिसे कहा जाता है, ऋण ले सकते हैं। और ये चीज जो जानते हैं, ये जो यही अप्रत्याशित चल निधि के जो झटके आ रहे हैं, कभी रुपए में उतार हो रहा है, कभी चढ़ाव हो रहा है, तरलता में कभी स्थिति बिगड़ रही है, कभी सुधर रही है, तो इसमें जो ये चल निधि झटके आ रहे होते हैं प्रतिदिन के हिसाब से, उसके लिए सुरक्षा वाल्व की तरह काम कर रहा होता है। ओके, समझ गए, सीमांत स्थायी सुविधा। और एक चीज और आप इस पर ध्यान दे दीजिएगा, सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत केवल, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही रिजर्व बैंक से उधार ले सकते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधान उधार दर, प्राइम लेंडिंग रेट। ये क्या होता है सर? तो PNR ये वो ब्याज दर होता है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण देने के लिए तैयार होते हैं। अब कोई बैंक है, अब कोई व्यक्ति इनके पास मुंह उठा के आया और इसका चेहरा इन्होंने देखा, कहा अरे ये तो मेरा विश्वास पात्र है, फला ए व्यक्ति इनका विश्वास पात्र निकल गया, तो इसको इन्होंने 1% ब्याज पर ही ऋण प्रोवाइड कर दिया। ले अब बताओ, अब ये तो खुश हो गया, कहा, बैंक ने कहा ये तो हमारा विश्वसनीय है, हमको ऋण तो चुका ही देगा भाई, जो देंगे इसको। अब वही कुछ इसमें अपवाद क्या एक होता है, वैसे तो बैंकों के लिए जोखिम बहुत कम दिखेगा कि हाँ भाई विश्वसनीय है तो वो हमारा रुपया चुरा के नहीं जाएगा। लेकिन मान लीजिए B, C व्यक्ति आ गए, D व्यक्ति आ गए, जिनको ये बैंक नहीं जानता है, तो उनसे ये मुंह मांगा ब्याज वसूल कर सकता है। इनसे पता चला 10-20% ब्याज पर ऋण दे रहा हो, ओके, इनको दे रहा हो 9 से 10% ब्याज पर ऋण दे रहा होगा, तो ऐसे सॉरी ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये एक इसमें कमी होती है प्रधान उधार दर, प्राइम लेंडिंग रेट में, ओके। वही चीज यहां पर मेंशन किया गया है, जोखिम इसमें बहुत ही कम होता है। प्रधान उधार दर को ही
बेंचमार्क प्रधान उधार दर भी कहा जाता है, BPLR के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है आधार दर, अक्सर आप न्यूज में सुनते रहते हैं बेस रेट। अब ये क्या होता है, 2010 में फिर इसको लाया गया, जो कमियां थी BPLR में, ओके, उसमें संशोधन किया गया, उसमें थोड़ा सा मतलब देखा गया कि नहीं ये गलत चीज है, सभी के साथ बराबर व्यवहार करना चाहिए। तो RBI ने कहा हम जो बेस रेट तय कर देंगे उसके नीचे आप कभी भी किसी को ऋण नहीं देंगे, ऐसा उसने बैंकों से कहा। ओके, अगर उसने मान लीजिए 4% बेस रेट तय कर दिया है मान लीजिए, तो उसके नीचे कभी भी कोई भी बैंक किसी को ऋण नहीं देगा। याद रखिएगा ये चीज, यही होता है बेस रेट। आधार दर वह ब्याज दर होता है जिसके नीचे कोई भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं प्रोवाइड करेगा। 2010 से आधार दर प्रणाली को लागू किया गया है, स्टार लगा दीजिए। अब आता है सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर, यानी कि MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। ओके, ये क्या होता है सर, ये भी बेस रेट की तरह ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा और चेंजेस कर दिया गया है और बैंकों को प्रतिस्पर्धा में ले आया गया है। और उसमें ताकि देखिए, जब किसी चीज में प्रतिस्पर्धा रहती है, कंपटीशन रहता है, तो वो चीज और भी लोग अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, है कि नहीं ये चीज। तो वही है, भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापारिक बैंकों द्वारा उधार दर तय करने की एक नई पद्धति सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर को अपनाया है। और ये कब से प्रभावी है, 2016 से, स्टार लगा दीजिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर फिर बेस रेट जो होता था और MCLR, इसमें क्या अंतर होता है। फिर दोनों तो आप एक ही जैसा बता रहे हैं। तो पहला अंतर तो ये जान लीजिए, जो बेस रेट होता है ये धन की औसत लागत पर डिपेंड कर रहा होता है, जबकि ये जो होता है ये सीमांत लागत पर डिपेंड कर रहा होता है। ओके, ये धन के सीमांत लागत पर, एक मार्जिनल वैल्यू जो होती है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, और ये एवरेज पर होता है। दूसरा क्या बिंदु बताएंगे आप इसके लिए, जैसे कि हर एक बैंक को क्या करना होता था, उसको अपना CRR मेंटेन रखना पड़ता है ना, जितना RBI ने कहा है उसको उतना रखना ही होगा। किसके पास, RBI के पास एक धन रखना पड़ता है ताकि विकट परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये जो CRR होता है, इसका जो व्यय, इसको मेंटेन करने का व्यय, परिचालन का जो व्यय लगता है, वो डिसाइड कर रहा होता है बेस रेट को। और वहीं यहां पर ये फर्स्ट पॉइंट, इसका ये दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसको, इसमें जमा दर जो होता है, रेपो रेट जो होता है, परिचालन लागत जो इसको मेंटेन करने का जो पूरा खर्चा होता है, और साथ ही साथ CRR को भी बनाए रखने के लिए जो लागत लग रहा होता है, वो डिसाइड कर रहे होते हैं MCLR के दर को। याद रखिएगा ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है सर जी, ये भी बता दीजिए। तो इसमें बताया गया है कि रेपो रेट में अगर कोई चेंजेस होता है, कोई बदलाव होता है, तो इसका इफेक्ट जो होता है बेस रेट पर नहीं पड़ेगा, लेकिन MCLR पर इफेक्ट पड़ रहा होगा। किसका, जब रेपो रेट में कोई भी प्रकार का चेंजेस होता है। याद रहेगा ये चीज, यानी कि रेपो दर में किए गए परिवर्तन पर ये निर्भर कर रहा होता है। याद रखिएगा ये पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या होता है, ये भी बता दीजिए सर जी। तो चौथा पॉइंट ये है कि आधार दर जो होता है, इसमें जो ऋणदाता होते हैं, जैसे कि जो ऋण दे रहे हैं भाई, वही ऋणदाता कहलाते हैं। तो ये प्रत्येक तिमाही पर में आधार दर में परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, ये बेस रेट में जो होता है चेंज कर सकते हैं ऋणदाता। और वहीं इसमें MCLR में क्या होता है, इसमें ऋण की कार्यकाल जो होता है, भाई जब किसी को ऋण दिया जाता है तो एक कार्यकाल के लिए दिया जा सकता है, हाँ भाई हम आपको इतने समय के लिए, इतने मैच्योरिटी लेवल पर इतने टाइम के लिए ऋण दे रहे हैं, तो उसके अनुसार ये
बदलता रहता है। ओके, तो MCLR दिए गए ऋण के कार्यकाल के अनुसार बदलता रहता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो ये बेस रेट और MCLR के बीच यही मेन अंतर होता है। अब आप आशा करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम आपके लिए एक नया पॉइंट लेकर आएंगे, क्या होता है विभेदात्मक ब्याज दर। अभी के लिए बस इतना ही। आगे के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।